नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम मुग़ल वंश चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर 11 में ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से पिछले सारे वीडियोज़ को देख लें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ जितने भी नए यूज़र्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप लोगों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से। और हम आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 261 से। ठीक है, 260 लास्ट टाइम हम पढ़े थे, और एक PDF गलत होने के कारण जो है हम लोग क्लास वहीं रोक देते थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसे फिर से स्टार्ट करेंगे 261 पेज नंबर से। टॉपिक है शेर शाह और अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को अकबर से भी महान एवं उससे अच्छा राष्ट्रीय निर्माता बताया है। बुलजले हेग के अनुसार शेर शाह भारत के मुसलमान सम्राटों में सबसे महान था, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह को प्रशासन के क्षेत्र में प्रवर्तक कहना तार्किक नहीं है। यद्यपि वह एक कुशल प्रशासक एवं उत्कृष्ट प्रबंधकर्ता अवश्य था। यद्यपि शेर शाह की सबसे बड़ी देन कानून व्यवस्था की स्थापना करना तथा राजस्व व्यवस्था में सुधार करना था। ठीक है, परंतु उसने अपने प्रशासनिक संरचना में किसी नवीनता को जन्म नहीं दिया। उसका केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक मॉडल का ही रूप था। उसके सैन्य सुधारों को अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही लागू कर दिया था। वहीं अकबर मौलिक नीतियों एवं नवीन प्रशासनिक संरचना का जन्मदाता था। अतः शेर शाह सुधारक है, प्रवर्तक नहीं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इस्लाम शाह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक। मूल नाम जो इनका था वो जलाल था। ठीक है, इसी के नाम पे हमको लग रहा है क्या, जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद, नहीं इसके नाम पे नहीं। ठीक है, इसका मूल नाम जलाल था। इसका एक नाम जो है वो सलीम शाह भी था। ठीक है, इस्लाम शाह शेर शाह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, उसका ज्येष्ठ पुत्र आदिल था। ठीक है, इस्लाम शाह फारसी में कविता करता था। वह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से उसे सिजदा एवं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों पर प्रत्येक जिले में हर शुक्रवार को दरबार करके सुनाया जाता था। अधिकारी आदेश पत्रों को मीलों आकर ग्रहण करते थे। ठीक है, और सम्मान सहित सिरों पर रखकर उन्हें ले जाते थे। इस्लाम शाह ने आदेश दिया था कि कोई अमीर ना तो हाथी नर्तकी रखेगा और न ही लाल खेमों का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस्लाम शाह के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे, इस्लाम शाह ने शेख अलाई नामक महदवी को मृत्युदंड दिया था। इस हेतु अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जिम्मेदार था, जिसे शेर शाह ने शेख उल इस्लाम की तथा अकबर ने मखदूम उल मुल्क की उपाधि दी थी। इस्लाम शाह ने शेख अलाई को शाही पद प्रदान करने का लालच दिया और महदवी आंदोलन समाप्त करने को कहा था। शेख अलाई की मृत्यु के पश्चात जनता को उसके शव के प्रति श्रद्धा न प्रकट करने का आदेश
दिया, किंतु प्रत्येक रात्रि लोग उसकी शव पर पुष्प वर्षा करते रहे। आगे नंबर 2 पॉइंट, इस्लाम शाह के काल में नियाज़ियों ने आज़म हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसमें गौड़ विजेता ख्वास खां भी सम्मिलित हो गया था। इस विद्रोह को दबा दिया गया। ख्वास खां के शव पर जनता ने 3 रातों तक लगातार पुष्प वर्षा किया था। मतलब अच्छा मानता था तभी ना। नंबर 3, इस्लाम शाह का संघर्ष हुमायूं के मित्र गख्खर सुल्तान आदम से हुआ था। नंबर 4, मालवा के सूबेदार शुजात खां ने इस्लाम शाह के काल में विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में उसने माफ़ कर दिया। चलो एक काम तो अच्छा किया। नंबर 5, इस्लाम शाह ने उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला 5 किलो का समूह बनवाया था। उसने प्रत्येक 2 मील पर एक सराय का निर्माण करवाया था। आगे नंबर 6 पॉइंट, इस्लाम शाह के समय इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। नंबर 7 पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये है, ठीक है। आगे बांकी दास की ख्यात के अनुसार मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह से किया, ठीक है। सैन्य ढांचे में इस्लाम शाह ने श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। सैन्य ढांचे में इस्लाम शाह ने श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया था। उसने घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया था। इसके सैनिकों की टुकड़ी में क्रमशः 50, 200, 250, 500 सैनिक होते थे, मतलब टुकड़ियों में बांटा था। इसके पश्चात सेना का विभाजन 20,000, 10,000, 5,000 में किया गया था। इस्लाम शाह ने राज्यारोहण के समय आदेश दिया था कि सैनिकों को 2 माह का वेतन नकद दिया जाए, जिससे 1 माह का वेतन उपहार के रूप में हो तथा 1 माह का उसके गुजारे के लिए। किंतु 1549 ईस्वी में उसने महीनों सैनिकों को वेतन नहीं दिया। ग्वालियर में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह को पिता के पास सासाराम में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज सिंहासन पर बैठा, परंतु 3 दिनों पश्चात उसकी हत्या उसके मामा मुबारिज खां के द्वारा हो गया, ठीक है। देखिए यही ना, मुबारिज खां ने कर दी, ठीक है। आगे थोड़ा नोट में लिखा है, देख लेते हैं। शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ एवं मानकोट को सम्मिलित रूप से मानकोट का किला कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सबको मिलाकर ही मानकोट का किला बनता है। आगे है हमारा, आगे देखते हैं। मुबारिज खां आदिल शाह के नाम से शासक बना, परंतु कुछ समय पश्चात वह यहाँ से भाग गया, क्योंकि इब्राहिम खां सूर ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय पश्चात सिकंदर सूर दिल्ली एवं आगरा का शासक बना, ठीक है। वहीं मुबारिज खां आदिल शाह के नाम से पूर्व का शासक बना। उसकी राजधानी जो थी वो चुनार थी। आदिल शाह नृत्य एवं संगीत में बहुत प्रवीण था। 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु एक भगौड़े की दशा में बंगाल में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में आदिल शाह मुंगेर में बंगाल के शासक के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। 1567 ईस्वी में इब्राहिम सूर, जिसे उड़ीसा के आश्रम में मिला था, की भी मृत्यु हो गई। आगे है हेमू, ठीक है।
अकबर से इसकी लड़ाई हुई थी। देखते हैं। हेमू वास्तविक नाम हेमचंद्र था, उपाधि थी बक्काल या विक्रमादित्य की उपाधि बेचारे ने ली थी। विशेष क्या है, हेमू ने कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें से 22 का वह विजेता बना था। अच्छा ही लड़ाई लड़ा। इसका वास्तविक नाम हेमचंद्र था। अलवर के देवली सचरी या रेवाड़ी का निवासी हेमू सड़कों पर नमक बेचता था, इसी कारण उसे बक्काल कहा जाता था। वह जाति का धूसर या भार्गव था, जो कि स्वयं को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। ठीक है। इस्लाम शाह के समय वह सेवा में आया। उसे माप तौल विभाग का अधीक्षक बनाया गया था। आदिल शाह ने इसे प्रधान एवं वजीर सेनापति का पद तथा विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है। बदायूनी के अनुसार दिल्ली जीतने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह अंतिम शासक हेमू को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो कुछ शासक थे मुगल वंश में, उनका भी जिक्र कर लिए। अब हम जो है अगला जो है मेरा टॉपिक है अकबर, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं वीडियो पोस्ट करके एक बार हम लोग कोशिश करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो को मतलब नेक्स्ट पीडीएफ को सेट करने का। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, वरना जो है उसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई विल ट्राई, हम प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों की किस्मत अच्छी है। ठीक है। एडिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एडिट करने पर ना बहुत ज़्यादा एमबी लग जाती है, वीडियो अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होता है। चलिए, नेचुरल रहेगा तो अच्छी बात है। चलिए, आज हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा अकबर जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर महान 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। इनका मूल नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाने जाते थे ये। ठीक है। उपनाम या उपाधि थी दक्षिण का बादशाह इन्हें कहा जाता था। अर्श आसियानी जहांगीर ने इन्हें कहा था। जगदीश्वर प्रजा ने उसे माना था जगदीश्वर। महजर की घोषणा के बाद अकबर को इमाम भी कहा गया था। आदिल, अमीरुल मोमिनीन आदि उपाधियों से संबोधित भी इन्हें किया गया था। प्रबुद्ध निरंकुश शासक अकबर को ही माना गया है। अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था, यह डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी द्वारा कहा गया था। स्मिथ क्या कहते हैं ये देखते हैं। मनुष्यों का जन्मजात शासक कहा गया है स्मिथ के द्वारा। ठीक है। एल्फिंस्टन क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कहा गया है अकबर को। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य जो है वो मुगल काल का स्वर्ण युग का काल था। ठीक है। ये लेन पुल कहते हैं, लेन पुल का ये कथन है। कथन जरूर याद करिएगा किसने अकबर को क्या कहा है। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। आगे देखते हैं विशेष में। पहला पॉइंट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने फ्रांस का हेनरी चतुर्थ तथा फारस का महान अब्बास अकबर के समकालीन शासक थे। ठीक है। एलिजाबेथ के समकालीन थे, हेनरी चतुर्थ के समकालीन थे, और अब्बास 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 क्या था, अब्बास अकबर के समकालीन शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा पॉइंट, अकबर ही वह मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। ठीक है। स्थिति देखने के लिए कि मेरे मतलब साम्राज्य में स्थिति सही है कि नहीं। ठीक भी था। नंबर 3, अकबर का पहला जीवनीकार बायजीद बयात था। नंबर 4, अकबर की शिक्षा का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन उसको अक्षर बोध ना हो सका। बेचारा बहुत कोशिश किया था, क ख ग घ ABCD पढ़ने का, बेचारा पढ़ नहीं पाया। कोई बात नहीं,
आगे देखते हैं अमरकोट। यहीं के राणा वीरसाल के हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। यही अकबर की माँ थी। ठीक है, अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। अकबर के जन्म की खुशी हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित कर मनाया था। ठीक है, कस्तूरी का टुकड़ा बांटा था। कस्तूरी बहुत अच्छा स्मेल करता है। आगे देखते हैं। अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम तथा काबुल में बाबर की बहन खान ज़्यादा बेगम ने उन दिनों में बड़े प्यार से अकबर का पालन पोषण किया। जब हुमायूं ईरान चला गया था 1546 ईस्वी में अकबर का अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और उसका खतना यानी सुन्नत संस्कार संपन्न हुआ। बेचारा पूर्ण मुसलमान बन गया। आगे देखते हैं। कलानूर। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरुदासपुर के कालानूर में था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां की देखरेख में अबुल कासिम ने किया था। इस राज्याभिषेक का विरोध अबुल मआली ने किया था। हुमायूं अबुल मआली को फरजंद एवं बरखुरदार कहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। माहम अंगा अकबर की दाई माँ थी, जो एक दमदार वकील एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हुमायूं ने अकबर को उन्हीं के संरक्षण में रख कर ईरान चला गया था। हालांकि महम अंगा जो थी वो मतलब वो अकबर की बहुत प्रिय थी। अकबर जो है उनका बात भी सुनता था, उनको बहुत मानता था। ठीक है। शमसुद्दीन अतका खां अकबर का प्रतिपोषक या धाय पिता था। शमसुद्दीन अतका खां। जीजी अंगा कौन थी देखते हैं। अतका खां की जो पत्नी थी वो जीजी अंगा थी। अकबर की आयाओं में सर्व प्रमुख जीजी अंगा थी। जीजी अंगा ने अकबर को उनके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था। अतः उसकी माँ मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुड़वाया था। अजीज कोका उसकी संतान था और अकबर का दूध मुँहा भाई था। मिर्ज़ा अजीज कोका को कोतलतास के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अकबर ने उसे खान ए आजम की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण है कि धात्री माताओं का पूरा परिवार अतका खैल प्रतिपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, बैरम खां देखते हैं। यह कराईबुईल तुर्क था। उसे हुमायूं ने खान बाबा एवं यार ए वफादार की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं ने मुनीम खां के पश्चात बैरम खां को अकबर का अतालिक यानी संरक्षक बनाया था। पॉइंट्स देखते हैं। अकबर को पहली जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। 1551 ईस्वी में उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ हुई। ठीक है, बहुत फेमस रुकैया बेगम है। अकबर बहुत मानता भी था इनको, बाद में जोधाबाई को माना। हालांकि देखते आगे। रुकैया बेगम निसंतान रही, मतलब इनके कोई बेटे या बेटी नहीं रही और अकबर की मृत्यु के पश्चात भी वह जीवित रही। 84 वर्ष की आयु में उनका देहांसवान हुआ। ठीक है, देहांसवान हुआ मतलब 84 वर्ष में वो मरी। आगे नोट में देख लेते। अकबर के जन्म का नाम जो था वो बदरुद्दीन नहीं था। अकबर के जन्म का जो नाम था वो बदरुद्दीन नहीं था, जैसा
कि इतिहासकार स्मिथ मानते हैं। ठीक है, तो इस इतिहासकार स्मिथ जो मानते हैं बदरुद्दीन था नाम अकबर का, वो नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत युद्ध देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग 63 पढ़ लिए, अब 64 देखते हैं। पानीपत युद्ध थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, चलिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच लड़ी जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे होगा नाम। तिथि जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ी गई है। युद्ध करता है इसके मुग़ल एवं अफ़गान आदिल शाह। अकबर और हाँ चलो वही अफ़गानी था ना, मुग़ल एवं अफ़गान आदिल शाह के बीच। अकबर की तरफ से बैरम खान एवं आदिल शाह की तरफ से हेमू इस युद्ध में के नेतृत्व करता थे। ठीक है, विशेष देखते हैं। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था इतिहासकार आरिफ कंदहारी था। ठीक है, हुमायूं करें। हेमू ने पानीपत युद्ध से पूर्व आगरा को मुग़ल सूबेदार इस्कंदर खां उज़्बेक तत्पश्चात दिल्ली को मुग़ल सूबेदार तर्दी बेग खां से छीन लिया था। यह वही तर्दी बेग है जिसने हुमायूं को अकबर के जन्म का समाचार सुनाया था। ठीक है, और जिसे बैरम खान ने पानीपत युद्ध से पूर्व मरवा दिया था। हेमू अपने हाथी हवाई पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर उसकी आंख में लगा और वह हवा से ऊपर से, हाथी के ऊपर से गिर गया। आरपी त्रिपाठी का मत है हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवी संयोग थी। ठीक है, पानीपत के इस युद्ध में हेमू तोपखाना का प्रयोग न कर सका था। आगे देखते हैं। पानीपत के बाद हालांकि अकबर का भाग्य उज्जवल था, तो फिर क्या भाग्य, सही देवी सहयोग, अकबर बहुत भाग्यशाली था। आगे देखते हैं। 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसे माफ़ कर बिहार की जागीर प्रदत्त की, परंतु सिकंदर सूर भाग गया और बंगाल में मर गया। 1557 ईस्वी में अकबर ने मानकोट विजित किया तथा 1558 ईस्वी में अजमेर मुग़लों ने जीता था। 1559 ईस्वी में अकबर ने ग्वालियर जीता। ठीक है, 1560 ईस्वी में जमान ने जौनपुर जीतकर मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित किया। 1561 ईस्वी में आसफ़ खान ने अफ़गानों से चुनारगढ़ जीता था। आगे देखते हैं। बैरम खां अकबर का वकील मुतलक बना। उसने अपने अनुचरों को सुल्तान और खान की उपाधि से विभूषित किया। बैरम खां के संरक्षण का 4 वर्ष कंधार की हानि 1558 ईस्वी के अतिरिक्त सफलता, सुरक्षा एवं संगठन का काल था। चूँकि प्रशासन में बैरम खान का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, इसी कारण अतका खैल जिसे वंश या रनवास का दल नाराज हुआ, जिसके प्रमुख सदस्य माहम अंगा, जीजी अंगा, शमसुद्दीन अतगा खां, हमीदा बानो बेगम, आदम खां एवं पीर मोहम्मद थे। बैरम खां के पतन में इस दल का विशेष हाथ था, मतलब इतने लोगों ने मिलकर बैरम खान को हटाया था। इधर अकबर भी अपने हाथ में सत्ता लेना चाहता था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर स्वयं बैरम खान से पीछा छुड़ाना चाहता था, औरतें तो केवल उसका हथियार थी। वहीं बैरम खां कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को बादशाह बनाने की सोचने लगा। यह वही अब्दुल माली है जिसने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था, परंतु शमसुद्दीन अतगा खां ने शिवालिक की तलहटी में व्यास नदी के तट पर हुए तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित कर दिया। अकबर ने बैरम खां को मक्का भेज दिया, मतलब उसको माफ़ कर देता है, पकड़ लेता है, माफ़ कर देता है
और भाई जानता है कि उन्होंने हमको पालन पोषण किया, मेरा संरक्षण किया, तब हम आज इस मुकाम में हैं। उनकी गलतियों को माफ़ करके उनको बोलता है ठीक है आप संन्यास ले लीजिए, अब जाइए मक्का उक्का में धर्म यात्रा करिए। परंतु गुजरात के पाटन में अफ़गानों यानी मुबारक खां नोहनी ने उसकी हत्या कर दी। मुस्लिम फ़कीरों ने बैरम खां के शव को दफनाया। 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह किया और उनके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खा जिनको बाद में उपाधि मिला था, अब्दुल रहीम को अपना पुत्र माना। 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम को उसके पिता बैरम खां का खिताब खान खाना दिया गया। ठीक है, 1584 में दिया गया था। अब 1561 ईस्वी में जो है वो सलीमा बेगम से शादी करता है। आगे सलीमा बेगम की मृत्यु जो है वो 1612 ईस्वी से 13 ईस्वी में हुई थी। स्त्रैण शासन या पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट, आगे देखते हैं ये पॉइंट। इतिहासकार स्मिथ 1560 ईस्वी से 64 ईस्वी के 4 वर्षीय काल को पर्दा शासन बताते हैं। वहीं अधिकतर इतिहासकार इसकी कालावधि 19 मार्च 1560 ईस्वी से 24 जून 1562 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, इसका आशय उस समय अवधि से है जब अकबर प्रशासनिक कृत्यों हेतु पूर्णतः हरम की स्त्रियों पर निर्भर हो गया था। इसका कारण माम अंगा थी, जो कि एक दमदार वकील एवं पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आदम खां एवं पीर मोहम्मद महामंगा के पुत्र थे। ठीक है, अकबर ने अतका खेल के सरदारों को पंजाब से हटा दिया। बायजीद बयात के अनुसार उसमें से प्रत्येक को हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में एक एक जागीरदार देकर सितारों की तरह बिखेर दिया गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। बाज बहादुर के बारे में है, उसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं इधर उधर हो जाएगा दिक्कत होगा। यह मालवा का शासक था। बाज बहादुर रूपमती उसकी पत्नी थी। उन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बना दिया था। तानसेन जो है रूपमती से संगीत में हारा था। ठीक है, रूपमती नर्तकी, कवियत्री एवं संगीतज्ञ थी। ठीक है, अकबर ने नगाड़ा बजाने की विद्या बाज बहादुर से ही सीखी थी। ठीक है, पति पत्नी की मजार उज्जैन में है। पूछ लिया जाता है कि पति पत्नी की जो मजार है वो किस राज्य में है, मतलब किस शहर में है, तो उज्जैन में है। राज्य तो छोड़िए, शहर बताइए। उज्जैन, मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 265 पेज नंबर देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसी में। 264 पेज पढ़े थे हम लोग ये, इसके बाद 265 देख लीजिएगा, कोई पेज छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1 पॉइंट है, अकबर का विश्वास था कि यदि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया जाएगा तो वे उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। साम्राज्य विस्तार के तहत पहला अभियान मालवा विजय 1562 ईस्वी थी। असीरगढ़ 1601 से 1602 ईस्वी में अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1585 से 1599 ईस्वी में अकबर ने उत्तर पश्चिम यानी लाहौर, काबुल एवं अटक में व्यतीत किया था। 1591 ईस्वी में लाहौर से चारों दक्कनी राज्यों हेतु 4 कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल दक्षिण भारत भेजा था। फैजी खानदेश, ख्वाजा अमीनुद्दीन अहमदनगर, मीर महमूद अमीन मासूदी बीजापुर तथा मिर्ज़ा मसूद जो है गोलकुंडा भेजे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मालवा।
मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी जो थी वो सारंगपुर थी। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार बाज बहादुर राजकाज छोड़कर इंद्रिय सुखों में लिप्त हो गया था। ठीक है, आगे उसके राज्य में अत्याचारियों एवं शोषकों के हाथ बहुत लंबे थे। फकीरों रैयतों के ऊपर हुए अत्याचार की वजह से वे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। अतः यहाँ सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु अकबर द्वारा मालवा विजय करना जरूरी था। आदम खान के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ। बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र में से भाग गया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार बदायूनी था। आदम खान ने मालवा के हिसाब किताब में गबन किया और नए वकील शमसुद्दीन अतगा खां को मार दिया था। अतः अकबर ने आदम खां को आगरा के किले से फेंकवा दिया। उसके 40वां के दिन जून 1562 ईस्वी में महामंगा भी मर गई। ठीक है, 40 दिन में मर गई, भाई पेटे के शोक में मर गई थी। अकबर ने अब पीर मुहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया था। आगे देखते हैं, यहाँ से बाज बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की मदद से उस पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मुहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को सुजात खां की उपाधि देकर मालवा भेजा, जिसने बाज बहादुर को गिरफ्तार कर अकबर के पास भेज दिया। बाज बहादुर को पहले 1000 मनसबदार, बाद में 2000 का मनसब दिया गया। मेड़ता विजय देखते हैं। 1562 ईस्वी में जयमल को हराकर शरफुद्दीन ने मेड़ता विजय की थी। गोंडवाना विजय देखते हैं। गढ़ कटंगा, ठीक है, गोंडवाना को गढ़ कटंगा भी बोलते हैं। यह प्रांत गढ़ कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता है। इसका कारण इसके दो मुख्यालय गढ़, जिसे चौरागढ़ कहते हैं, तथा कटंगा था। ठीक है, 1564 ईस्वी में आसफ खान ने दुर्गावती को नरही एवं चौरागढ़ युद्ध में हराकर उसकी राजधानी चौरागढ़ जीत लिया था। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ अभियान 1567 से 1568। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ते हैं। मेवाड़ अभियान पढ़ लेते हैं। मेवाड़ अभियान 1567 से 68। यहाँ का जो शासक था वो महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय इसकी राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा और मालवा के बाज बहादुर को संरक्षण दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है हम लोग नोट में पढ़ लेते हैं। चंदेल यानी महोबा के यह शासक सलीवाहन की पुत्री थी, जो कि गढ़कंटगा में ब्याही थी, मतलब उनका शादी वहाँ हुआ था दुर्गावती का। ठीक है, दलपत बुंदेला पति, उनका पति था दलपत बुंदेला एवं वीर नारायण पुत्र था। इनके पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। दबंग तो पुत्र ही लग रहा है नाम से। उसके विषय में प्रचलित था कि जब वह किसी बाघ की खबर सुन लेती तो जब तक उसे मार न लेती जल ग्रहण नहीं करती थी। लो भैया, दुर्गा जी की नाम रखी है, बाघ पे टूट पड़ती है। वाह। एक बार उसने मालवा के बाज बहादुर को भी पराजित किया था। दुर्गावती ने अपने मंत्री आधार कायस्थ को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा था। अपने अंत समय में दुर्गावती ने आत्महत्या कर लिया था। ये थोड़ा नोट में नीचे लिखा है, उसको देखते हैं। अमन दास, जिसने रायसेन
जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी और उससे संग्राम शाह की उपाधि पाई थी कि पुत्र वधू दुर्गावती थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज 266 है ना। हाँ ठीक है ठीक है। आगे है हमारा राणा का पुत्र जो था वो, 1 मिनट यहाँ पे थे ना हम। मेवाड़ का अभियान जो था संरक्षण दिया था, आगे यहीं से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। राणा का जो पुत्र था वो संकट सिंह धौलपुर में अकबर के साथ हो लिया था। राजपूतों का जो इतिहास है लिखने वाले कर्नल टॉट ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्वाइट्स ऑफ राजस्थान में कहा है कि राजपूतों को अपने इतिहास में से उदय सिंह का नाम हटा देना चाहिए। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप के पिता का नाम हटा देना चाहिए। एक बार फिर से हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से जो छूटा है वो समझ में आ जाए। मेवाड़ अभियान 1567 से 1568। यहाँ का जो शासक था वो महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय उसकी राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा और मालवा के बाज बहादुर को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आगे राणा का पुत्र जो है वो संकट सिंह धौलपुर में अकबर के साथ हो लिया था। ठीक है, जब संकट देखता है तो कोई भी भाग जाता है भाई, तो इसका तो नाम ही संकट सिंह है। आगे राजपूतों का इतिहास लिखने वाले जो कर्नल टॉड थे ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्वाइट्स ऑफ राजस्थान में कहा है, क्या कहा है कि राजपूतों को अपने इतिहास में से उदय सिंह का नाम जो है हटा देना चाहिए। हालांकि यह मत सत्य नहीं है। अकबर ने फरवरी 1568 ईस्वी में चित्तौड़ विजय किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने फतहनामा जारी किया तथा चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस भी आगरा लाया था। ठीक है, झाड़, इसको झांड बोलते हैं, झांड, डसे डमरू होता है ना, विशाल झांड फानूस भी आगरा लाया था। आगे देखते हैं बच्चे लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है आसम खान को दिया गया था। इसके पश्चात अरावली में उदय सिंह ने अपनी नवीन राजधानी उदयपुर की नींव डाली थी। 1572 ईस्वी में गोगुंडा में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे तदुपरांत अपने छोटे भाई जगमल को सैनिक विप्लव द्वारा गद्दी से हटाकर राणा प्रताप ने सिंहासन प्राप्त किया था। जगमल ने अकबर के दरबार में जाकर शरण लिया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। जयमल मीराबाई का चचेरा भाई एवं फतेह सिंह फत्ता के अधीन चित्तौड़ छोड़कर उदय सिंह पहाड़ियों की ओर भाग गया था। अकबर ने जयमल को धोखे से गोली मार दी। ठीक है, उस समय बंदूक चल रहा था रे बाबा, तोप वगैरह तो था ही, धोखे से गोली मार दी। चलो भैया। फत्ता उसकी माँ एवं पत्नी ने मुगलों से युद्ध करते हुए अपनी जान दी थी। अकबर इनकी वीरता से प्रभावित हुआ और जयमल एवं फत्ता की हाथी पर सवार मूर्ति आगरा के किले में प्रवेश द्वार यानी दिल्ली दरवाज़ा पर स्थापित कराया है। आगे बाद में जो मूर्ति है औरंगजेब ने हटवा दिया। इसके तुरंत बाद बिहार एवं बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली है।
आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर एवं कालिंजर। ठीक है, रणथंभौर एवं कालिंजर। 1569, 77, 78, 69 कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तीनों में कौन बड़ा है पूछा जाता है, तो सबसे छोटा 69 है, ध्यान रखिएगा। 1569 ईस्वी में बूंदी के हाड़ा राजपूत सूरज नारायण नारायण सूरज नारायण से रणथंभौर जीत गया था। सूरज सूरज नारायण एकमात्र शासक था जिसको अकबर ने त्वारा यानी वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। उससे अकबर ने काफ़ी उदार शर्तों पर संधि की थी। कालिंजर का दुर्ग रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन अधिकार में था। उसे मजनू खां काकसाल ने 1569 ईस्वी में हरा दिया। ठीक है, 1500 काकसाल ने 1569 ईस्वी में हरा दिया। ठीक है, किसे किसे आगे देख लीजिएगा आप लोग, सूरज नारायण को। ठीक है, जिसे कालिंगर का जो दुर्ग था ना, उसे जो रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था, उसे मजनू खां ने हराया था। ठीक है, सूरज नारायण को नहीं हराया था, रामचंद्र को हराया था। आगे देखते हैं दोस्तों, रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट जागीर प्रदान की गई थी। मजनू खां को कालिंजर का प्रथम मुगल सूबेदार बनाया गया था। रीवा से रामतनु पांडे नामक संगीतज्ञ अकबर के दरबार में आया था। जानते हैं किसका नाम है? चलिए आगे तो दे दिया गया है, जो कि आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुआ। नहीं दिया होता तो जरूर आप सभी लोगों से ये प्रश्न करते। आगे देखते हैं, 1570 ईस्वी में जब अकबर नागौर दरबार में था, उसी समय बीकानेर के शासक राय कल्याणमल तथा जैसलमेर के रावल हर्राय ने आत्मसमर्पण कर दिया था 1570 में। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। चलिए आगे पढ़ते हैं, इनकी माता और पिता देखते हैं। जयवंताबाई माता एवं उदय सिंह इनके पिता थे। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। मृत्यु जो इनकी हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कुल जीवन काल जो था 57 वर्ष का था। उपनाम क्या था इनका? कीका। इतिहासकार बदायूनी ने अपने विवरण में सर्वत्र राणा प्रताप के इसी उपनाम का प्रयोग किया है, कीका का। वंश क्या था? सिसोदिया वंश था इनका। राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 ईस्वी को गोलकुंडा में हुआ था। गोलकुंडा का कहाँ नींद में है क्या? गोगुंडा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे राज्याभिषेक समारोह। राज्याभिषेक के 1 वर्ष पश्चात विधि सम्मत रूप से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक समारोह हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप का पूर्वगामी शासक के नाम से लोकप्रिय मारवाड़ नरेश राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। राजधानी देखते हैं इसका। राजधानी वो था कुंभलगढ़। मृत्यु से पूर्व जो है उन्होंने चावंद को नई राजधानी बनाई थी। विशेष क्या है देखते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप के संरक्षण में हकीम खां सूर एवं चित्रकार निसारुद्दीन मेवाड़ में रहे। नंबर 2, मेवाड़ में भूमिगत जल स्रोतों की खोज, पेड़ पौधे आदि के संरक्षण हेतु महाराणा ने बाल सखा एवं दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र से 1577 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखवाया, जिसे प्रारंभ में प्रताप वल्लभ कहा गया, परंतु बाद में महाराणा प्रताप के आग्रह पर इसका नाम विश्व वल्लभ पड़ा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। राणा प्रताप का घोड़ा जो था वो चेतक था। ठीक है, बलीचा गांव में इसके सम्मान में छतरी निर्मित है तथा हाथी का नाम जो इनका था राम प्रसाद था। चेतक घोड़े का नाम, हाथी का नाम था राम
प्रसाद था। ठीक है, अकबर ने हाथी का नाम जो है वीर प्रसाद रखा था। ठीक है, आगे जो है कुछ नोट्स हैं उसमें देख लेते हैं क्या है। फतहनामा मूलतः अबुल कासिम के मुसद ई ना नामा नामाकीन नामक ग्रंथ में संग्रहित है। क्या है? फतहनामा मूलतः अबुल कासिम के मुसद ई नामाकीन नामक ग्रंथ में संग्रहित है। नंबर 2 पॉइंट क्या है नोट्स में? वस्तुतः पहाड़ी भाग में भील छोटे बच्चों को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा प्रताप भीलों के बीच कीका के नाम से लोकप्रिय हुए थे। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली के दिन राणा प्रताप का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हम पढ़ेंगे। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे दोस्तों। तिथि इसका है 18 जून 1576 ईस्वी। अन्य नाम जो है इसका, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, कर्नल टॉट ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। जिस स्थल पर यह युद्ध हुआ उसे रक्त तलाई कहा जाता है, क्योंकि मैदान में दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा के घावों से बहे रक्त ने एक ताल का स्वरूप ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजपूत सेनापति उपसेनापति महाराणा प्रताप हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप और हकीम का सूर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल सेनापति जो थे या उप सेनापति जो थे वो मान सिंह थे और आसफ खां थे। परिणाम क्या था? दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। ठीक है, विशेष क्या है देखते हैं। इतिहासकार बदायूनी इस युद्ध में गाजी का खिताब पाने हेतु अकबर की अनुमति से एक सैनिक के रूप में सम्मिलित हुआ था। नंबर 2, मेवाड़ ही वह राजपूत रियासत थी जिसने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आगे नंबर 3 पॉइंट। इतिहासकार कर्नल टाट के अनुसार हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है तथा देवार युद्ध क्षेत्र उसका मैराथन है। वी. ए. स्मिथ के अनुसार देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे है 1575 ईस्वी में सिवाना दुर्ग, जो कि मारवाड़ के चंद्रसेन की शक्ति का केंद्र था, पर विजय करने के पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। इसी समय राणा प्रताप का भाई सगर अकबर से मिल गया था। हालांकि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने हेतु 4 दूत मंडल क्रमशः जलाल खां कुर्ची नवंबर 1572 में, मान सिंह जून 1573 ईस्वी में, भगवान दास जून 1573 ईस्वी में एवं राजा टोडरमल नवंबर 1573 ईस्वी में नेतृत्व में भेजा गया था। ठीक है, इन लोग के नेतृत्व में भेजा गया था। आगे देखते हैं। मान सिंह से तो महाराणा प्रताप ने मिलने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, आगे लेकिन भगवान दास द्वारा लाया गया खिलअत राणा ने पहन लिया और अपने पुत्र अमर सिंह को उसके साथ मुगल राजधानी में भेजा
था। अंततः दोनों पक्षों के बीच विख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण है कि यह युद्ध देशी यानी हिंदू एवं विदेशी मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं थी। ठीक है, बीच की लड़ाई नहीं थी। आगे देखते हैं। महाराणा की तरफ से हकीम खां सूर जैसे मुसलमान भी सम्मिलित हुए थे। आगे बीदा झाला ने युद्ध में राणा प्रताप को सुरक्षित निकलने के लिए उनका मुकुट स्वयं धारण कर लिया। चूंकि मान सिंह एवं आसफ खां महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए, इसलिए अकबर ने कुछ समय के लिए दोनों का दरबार में प्रवेश निषेध कर दिया था। आगे दोस्तों नंबर वही है, आगे देखते हैं बस यहाँ से। 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को अकबर स्वयं गोगुंदा आया था। शहनवाज खां को राणा प्रताप को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। सर्वप्रथम जालौर पर अधिकार कर अक्टूबर 1576 ईस्वी में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध प्रस्थान किया था। गोगुंडा में अकबर ने कुली खां को ईदर के राय नारायण दास के विरुद्ध भेजा, क्योंकि राणा प्रताप ने उसे अकबर के विरुद्ध उकसाया था। राजा भगवान दास एवं कुतुबुद्दीन को राणा प्रताप के विरुद्ध नियुक्त किया गया। मुगल सेना ने ईदर जीत लिया और राजा ने राणा प्रताप की भांति पहाड़ियों में जाकर शरण ली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1577 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध भगवान दास, मान सिंह एवं शहनवाज खां को नियुक्त किया था। गोगुंडा, कुंभलगढ़ एवं उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया, परंतु वे राणा को नहीं पकड़ सके। इसके पश्चात महाराणा अरावली की पहाड़ियों में चले गए और मुगलों से छापा मार युद्ध विधि से युद्ध किया। आगे चलकर इसी युद्ध पद्धति को वर्गी गिरी के नाम से मलिक अंबर एवं शिवाजी ने विकसित किया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश भागों को पुनर्जीवित कर लिया था। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने नायकों से प्रतिज्ञा करवाई कि उसका देश तुर्कों के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। टॉड के अनुसार, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो इसको बड़ा कर लेते हैं। आगे क्या था, हम लोग टॉड के अनुसार थे ना। टॉड के अनुसार पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा, चलो इसको बाद में देखते हैं। चलो ये छोटा कर लेते हैं। टॉड के अनुसार यदि मेवाड़ का उसका अपना थ्यूसिडिजीज एवं अपना जेनोफोन यानी यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिजीज है एवं अपना जेनोफोन यूनानी इतिहासकार होता तो ऐतिहासिक प्रतिभा के लिए पोपनेसस यूनान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। पोपनेसस का युद्ध भी उतना अधिक रंग बिरंगे प्रसंग प्रदान न करता जितने मेवाड़ के अनेक परिवर्तनों के बीच महाराणा प्रताप के देदीप्यमान शासन काल के कार्यों ने प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1599 ईस्वी में अकबर ने शहजादा सलीम को अजमेर का सूबेदार बनाया। उसे अमर सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा गया। इसके पश्चात 1603 ईस्वी में सलीम को पुनः मेवाड़ अभियान पर नियुक्त किया गया। ठीक है, परंतु वह इलाहाबाद से चला ही नहीं।
अतः इसके बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए नोट में पढ़ लेते हैं। और नोट में क्या लिखा था इसको देख लेते हैं। कुछ इतिहासकार युद्ध की तिथि को कुछ इतिहासकार जो है वो युद्ध की तिथि 21 जून को समझते हैं। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था इसको जो है 21 जून को समझा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2, हकीम खां सूर का मकबरा जो है वो खमनौर में है। कहाँ है? हकीम खां सूर का जो मकबरा है वो खमनौर में है। आगे, हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा महोदय ने राज प्रशस्ति, राज प्रकाश एवं जगदीश मंदिर प्रशस्ति के आधार पर नवीन मत का प्रतिपादन किया है कि युद्ध में अंततः महाराणा प्रताप ही विजय होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर की नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक अकबर की अकबर की राजपूत नीतियाँ। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, सी यू दोस्तों।